हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन चौसर्स एज बिकॉज हमने चौसर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम डिस्कस कर सकें जितना भी हमने पढ़ा है हमने वो सब कुछ कवर किया है कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question is the Norman conquest was a significant landmark in English history. What French did the Normans speak and what was it known as? Options are they spoke a dialect French, also called Anglo-Frisian, somewhat closer to the Persian. They spoke Norman French, Anglo-Norman. Theirs was certainly not the standard French. They spoke standard French of mainland French. Their French was very sweet and musical. They spoke Norman French, rather distinct from Anglo-Norman, another standard language. I know this question is not from Chaucer, but मुझे लगा हमने नॉर्मन एज भी पढ़ लिया तो इट्स बेटर कि हम उसे भी कवर करते हुए चले साथ में। अब जैसे मैंने बताया था नॉर्मन्स वर नॉट दे इन्वेडेड इंग्लैंड, सो उसी तरीके से उन्होंने फ्रांस में भी इन्वेड ही किया था। वो घुसपैठिए थे वहां पर भी, तो फ्रांस में भी वो बिलोंग नहीं करते थे, बट दे सेटल देयर, गॉट मैरिड देयर टू फ्रेंच लेडीज एंड दैट्स हाउ दे लर्न फ्रेंच। तो ऑब्वियसली हम ये बोल सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे स्पोक नॉर्मन फ्रेंच, एंग्लो नॉर्मन्स। देयर वाज सर्टेनली नॉट द स्टैंडर्ड फ्रेंच क्योंकि वो फ्रेंच स्पीकिंग क्लास नहीं थी, सो देयर वाज नो, इट वाज इन अ फाइन फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, की कैंटरबरी के बारे में क्या सही है। चौसर द पिलग्रिम नरेट्स सर थोपस टेल ओनली। चौसर भी एक टेल स्टोरी टेलर होता है उनमें से जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं। सो देर आर 30 पूरी की पूरी 120 टेल्स लिखी जानी थी, जिसमें से हर एक इंसान को दो जाते वक्त और दो आते वक्त बतानी थी, नरेट करनी थी टेल। सो इसी तरीके से आप 30 इंटू 4 करेंगे, कितना होता है आपका 120। सो 30 वहां पे लोग थे और 29 प्लस 1 वॉज चौसर जिनको नरेट करनी थी। सो चौसर की भी यहाँ पे टेल्स हैं जो उसने नरेट की थी, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा थर्ड सी। Chaucer the Pilgrim narrates both Sir Thopas tale and the tale of Melibea. So I hope this is clear. Next question is the seven deadly sins are sought to be portrayed in Chaucer's Canterbury Tales. Which of the following sins is not covered by Chaucer? Jealousy, envy, lust, homicide. The right combination according to the code is, देखिए मैंने जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, पूरी की पूरी हमारी जितनी भी टेल्स है उनमें से हमने कहीं पे भी होमिसाइड नहीं पढ़ा और कहीं पर भी हमने ना ही जेलसी पढ़ा है। सो बेसिकली आंसर हमारा होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। In the general prologue of the Canterbury Tales, which two characters are examples of brief Christian good? मैंने ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर्स के ऊपर, प्लीज वॉच इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तभी पूरा आइडिया लगेगा जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी हद तक हमने सब कुछ कवर कर चुका है। सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, 2 and 3, द पास्ट एंड द प्रोगमैन। मैंने बताया था आपको उसके पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स है उसमें कि किस तरीके से दे बिलोंग to normal class and they do not have any high airs about themselves. They are very simple people with good deep Christian beliefs. Next is Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. The pilgrims, like the medieval society of which they are a part, are made up of three social groups of states. What are these states? मैंने जो आपको एक हमने बैकग्राउंड पढ़ा है चौसर का, उसमें मैंने बताया किस तरीके से इंग्लैंड एक नई नेशन की तरह ग्रो कर रहा था और किस तरीके से नोबिलिटी, चर्च और जो नॉर्मल मैन था, कॉमन मैन जिसको हम बोलते हैं द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उन तीनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे थे और पूरे के पूरे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस चेंजेस टेक प्लेस कर रहे थे। सो ये क्वेश्चन वहीं से आया है और मैंने इसके बारे में एट लेंथ डिस्कस किया, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। सो इसका आंसर ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए होगा कि यहाँ पे जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी उसकी चौसर की सोसाइटी, मिडिवल सोसाइटी, पहले थी नोबिलिटी विच इज योर किंग्स एंड क्वींस, चर्च आपका जो रोमन कैथोलिक चर्च था, और कॉमनर्स द रेस्ट ऑफ द पीपल। Next is during the Middle English period many words are borrowed from two languages. हमने ये भी डिस्कस किया है कि मिडिल इंग्लिश में किस तरीके से नॉर्मन्स जब आए थे वो अपनी फ्रेंच लेकर आए थे साथ में, क्योंकि वो नॉर्दर्न फ्रांस जो था उसके बाद से आए थे, और लैटिन में ऑलरेडी लोग उस टाइम पे लिख रहे थे, तो दोनों दो लैंग्वेजेस हो गई थी आज की, एक पहली लैटिन और दूसरी फ्रेंच। तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है बी, 2 and 3। John Dryden described a major English poet as a rough diamond and must first be polished ere he shines. Identify him. Of course, that's Geoffrey Chaucer. Next is Chaucer satirizes the monk because the monk, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि monk किस तरीके से बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो डिफाइन नहीं करे थे monk को, क्योंकि वो हंटिंग में बहुत बिलीव करता था एंड ही डिड नॉट फॉलो हिज रिलीजियस ड्यूटीज विद प्योर हार्ट, क्योंकि उसका पूरा ही वॉज इंडल्ज्ड इन अदर थिंग्स अदर देन
his religious duties. तो यहाँ पे is too concerned with courtesy and matters of etiquette नहीं. Cheats the poor peasants by selling their false religious relics नहीं, ये तो हमारा partner करता है. Courts favor of healthy people but spends on time with to poor people, no, not at all. लेकिन spends too much time hunting, yes. Too little time on religious duty, of course. So this becomes the answer. हमारा D is the right answer. Next is, which Canterbury pilgrim carries a brooch inscribed with the Latin words meaning love conquers all. इसके बारे में हमने पढ़ा था पूरी की पूरी टेल, जो हमारी प्रायरस की टेल है. How she is a pretentious lady, she loves animals more than humans and she speaks French. She is pretending because उसका जो ब्रॉश है उस पर लैटिन में लिखा है, लेकिन वो बोल किस लैंग्वेज में रही है? फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच उस वक्त क्या था? हाई जो एलीट थे, जो नोबिलिटी थी, उसकी लैंग्वेज थी. सो विच इज वाई द आंसर इज प्रायर्स हियर, द प्रायरस. Answer A, option A is your answer. How did Chaucer's partner make his living? जैसे कि हमने पार्टनर के बारे में पढ़ा था, हमें अभी भी मैंने आपको आंसर बताया 2 या 3 स्लाइड पहले कि इसका आंसर क्या हो सकता है. By selling indulgence to those who committed sins. So this becomes your answer. She was a worthy woman all her life. Her husbands at church, thus she had 5. In the prologue, Chaucer represents the wife of Bath as. हमने पढ़ा है वाइफ ऑफ बाथ के बारे में किस तरीके से she already has got married for 5 times. She's looking for the 6th husband when she's on the pilgrimage. अब वो चाहती क्या है? वो चाहती है कि वो छठे इंसान से शादी करे, और वो जब अपनी टेल बताती है हमें, उसमें वो बताती है अपनी टेल से पहले कि हाउ शी इज एक्सपीरियंस्ड, और वो टेल नरेट करने वाली है वो अपने एक्सपीरियंस से वो नरेट कर रही है. So we know that she's a very strong character, very outspoken. She's not someone who can be suppressed or who is subservient. तो इसीलिए, और उसकी टेल की एंडिंग में यही है कि वो क्या चाहती है? अपनी सोवरेनिटी चाहती है. सोवरेनिटी मतलब she wants an upper hand in the marriage. She desires to, her husband should let her fulfill her desires and her wishes. So here हम बोल सकते हैं crude and vulgar, yes, because the way she speaks and the jokes that she cracks, तो हम बोल सकते हैं हाँ वो क्रूड है, रफ, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो एकदम रिफाइंड नहीं है. शी इज कमिंग फ्रॉम बाथ, बाथ इज अ रूरल एरिया, तो हम बोल सकते हैं हाँ क्रूड एंड वर्ल्गर उसकी लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं. आउटस्पोकन एंड बोस्टफुली लाइसेशियस, यस, ये भी हम बोल सकते हैं. और विटनेस ऑफ मैस्कुलिन ऑपरेशन, बिल्कुल भी नहीं. शी ऑलरेडी हैज शी इज गॉटन मैरिड फॉर 5 टाइम्स, वो छठा हस्बैंड देख रहे तो ऑपरेशन का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता. बबलिंग विद वाइटैलिटी, दैट शी इज वेरी लाइवली एंड ऑल, यस ऑफ कोर्स. सो जिस तरीके से शी इज ड्रेस्ड एंड द वे शी इज स्पीकिंग, इंटरेक्टिंग विद पीपल, हम उससे बोल सकते हैं दैट शी इज वेरी लाइवली एंड बबली. सो हमारे आंसर हो जाते हैं फर्स्ट, 2 and 4, एंड दिस इज इन ऑप्शन, we can see it in second option. So this becomes the answer. Which of the following statements is not correct? इन चारों statements में से correct statement कौन सा नहीं है? So whenever there is not written, please be careful. क्या होता है, बहुत बार हम उस not को भूल ही जाते हैं और हम अपना गलत आंसर मार्क कर देते हैं. तो not हमेशा बड़े ही ध्यान से ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. Chaucer used the rhyme or royal stanza form in some of his major poems. Yes, rhyme or royal इन्वेंट किसने की थी? Chaucer ने की थी. तो ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज है कि उसके वर्क में मेजर जो वर्क्स हैं उनमें rhyme or royal यूज की गई है. Chaucer was the author of the Legend of Good Women. Yes, he was the Legend of Good Women. उसने लिखा है Legend of Good Women, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है बहुत सारी वुमेन के गुड वर्च्यूज के बारे में. Chaucer wrote in English when the court poetry of his day was written in Anglo-Norman and Latin. ये भी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से Chaucer was the one who studied writing in English. दो उस टाइम पे फ्रेंच और लैटिन बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी, क्योंकि नॉर्मन जो नॉर्मन्स थे वो अपने साथ फ्रेंच लेके आए थे, और एंग्लो जब थे वो उस टाइम पे लैटिन यूज करते थे अपनी राइटिंग के टाइम पे. तो लैटिन उस टाइम से थी. तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये भी सही है कि इंग्लिश was basically he was the one who started writing English first. Chaucer wrote the book named Governor. ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ये, because this is not true. One of the following Canterbury tales is in prose. Identify. ये हमने डिस्कस किया है, जो हमारी वीडियो है जिसमें मैंने पूरी टेल्स डिस्कस की है, वहां पे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है. उसमें हमारी पार्टनर्स टेल नहीं है, मॉन्क्स टेल नहीं है, नाइट्स टेल नहीं है, हमारी पार्सन्स टेल है, जिसका बहुत ही अच्छा सा प्योर डिस्क्रिप्शन दिया गया है बाय चॉसर. सो हिज टेल इज रिटन इन prose. The lines "she was a worthy woman all her life, husbands at church, thus she had 5" is are an example of. ये भी हमने पढ़ा है कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है. यहाँ पे हीरोइक कपलेट यूज किया गया है. सो आंसर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द rhetorical pattern used by Chaucer in the prologue of Canterbury Tale is. हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा आसान तरीका ये आंसर करने का यही है कि कैंटरबरी टेल्स इज वन ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ चॉसर, और राइमर रॉयल हैज बीन इन्वेंटेड बाय चॉसर. सो हम ये तो बोल सकते हैं कि राइमर रॉयल में ही लिखी गई है जो प्रोलोग है कैंटरबरी टेल का.
Next is which Chaucerian text parodies Dante's The Divine Comedy. When I did the major work of Chaucer, उसमें मैंने बताया किस तरीके से The Book of Duchess में किसी चीज का इन्फ्लुएंस है, House of Fame में इन्फ्लुएंस है, और आपके Canterbury Tales में किस चीज का इन्फ्लुएंस है. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा the House of Fame. So आंसर सी इज करेक्ट. सो ये थोड़े से क्वेश्चंस थे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी. अगर आपने नहीं पहले पढ़े हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनको, और ये डिस्कशन से आप थोड़ा सा, आई एम श्योर आपको वीडियोस देख के भी आइडिया होगा कि हमने बहुत सारी मेजर चीजें कवर कर ली हैं अपनी वीडियोस में, बिकॉज क्वेश्चन सारे के सारे मोस्टली उसी वीडियोस के जो भी कंटेंट है उस पर बेस्ड है. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो. कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, bye, much love, thank you.